नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम स्वराज सेहत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे जिस बीमारी की उससे पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। जहां भारत की बात करें तो 1 से 1.5 लाख सक्रिय मरीज हैं और हम बात कर रहे हैं जहां थैलेसीमिया बीमारी की। एक ऐसी बीमारी है ये जिसका संबंध सीधा हमारे रक्त से होता है और इस बात में कोई संशय नहीं है कि ये समस्या बहुत से परिवारों के जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया के लक्षण महसूस करता है तो समय पर सही जानकारी और इलाज बेहद जरूरी है। यदि आपको इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं आप तो थैलेसीमिया के कारण और लक्षण जानना आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। इसीलिए आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान होंगे जो हर उस सवाल का जवाब देंगे जो इस बीमारी से जुड़े हुए हैं। यहाँ थैलेसीमिया क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, इसको लेकर जहां हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे और वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और थैलेसीमिया क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। जहां शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की जो भारी कमी होती है उसी से थैलेसीमिया होता है। जहां रेड ब्लड सेल्स की कमी जो एनीमिया भी जिसे कहा जाता है और बहुत ज्यादा जिसमें थकान महसूस होती है। यदि इसके शुरुआती सिम्टम्स हम देखें तो इसमें थकान होती है, मामूली काम करने पर भी एनर्जी में काफी कमी महसूस यहाँ पर की जाती है। और ऐसे में थैलेसीमिया के सबसे शुरुआती लक्षण जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। त्वचा का रंग बदलना शुरू हो जाता है, चेहरे की हड्डियों में भी बदलाव देखा जाता है। ये इसके शुरुआती सिम्टम्स हैं जिन्हें तुरंत देखकर डॉक्टर्स से इसके समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। शारीरिक विकास की धीमी गति हो जाती है और खासतौर पर ये बच्चों में होता है। पेट के निचले हिस्से में असामान्य सी सूजन महसूस होती है और यूरिन का रंग भी सामान्य से ज्यादा गहरा हो जाता है। ये थैलेसीमिया के लक्षण हैं। और जहां खाने के लिए अरुचि या बहुत कम भूख लगना, यानी भूख भी इस दौरान नहीं लगती है। रक्त चढ़ाना इस दौरान जरूरी होता है। जहां थैलेसीमिया के जो इलाज की यदि हम बात करें तो रक्त की चूंकि पूर्ति करनी होती है, आयरन कीमोथेरेपी भी होती है, इसके ये इलाज है। और बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी इसका एकमात्र इलाज है जो सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। पोषण और सप्लीमेंट्स जो इलाज के लिए सबसे शुरुआती यदि हम इलाज के तौर पर इसे देखें तो जहां फैमिली हिस्ट्री की जांच की जाती है चूंकि यह आनुवांशिक रूप से फैलता है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नवल कपूर जुड़ रहे हैं। सर पहले तो स्वागत है। डॉक्टर नवल कपूर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एचओडी पेडियाट्रिक्स हैं, आरके मेडिकल कॉलेज भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। थैंक यू सर। जिस तरह से हम थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि आखिर ये बीमारी होती क्या है। देखिए, थैलेसीमिया एक टाइप की जेनेटिक बीमारी है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की जेनेटिक बीमारी है जो माँ बाप से बच्चे को मिलती है अनफॉर्चुनेटली। और इसमें अगर मदर और फादर दोनों की जीन्स में कुछ दिक्कत है जो जीन्स थैलेसीमिया से रिलेटेड है तो ऐसे में बच्चे में ये गंभीर रूप से प्रेजेंट कर सकती है जिसको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। ठीक है सर, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरह का शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है, क्या इसके लक्षण होते हैं? अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है जो कि जन्म से ही होता है तो इसके लक्षण आते हैं लगभग 6 महीने की उम्र से। 6 महीने से पहले जो शरीर में हीमोग्लोबिन रहता है उसको फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो वो 6 महीने तक इस बीमारी के लक्षणों को नहीं आने देता। लेकिन जब ये फीटल हीमोग्लोबिन चेंज होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन में 6 महीने की उम्र से, उस समय एडल्ट हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता इस बीमारी के कारण और इस वजह से बच्चे में सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स हो सकते हैं एक्सेसिव इरिटेबिलिटी होना, बच्चा चिड़चिड़ाएगा, ठीक से दूध नहीं पिएगा, उसके हार्ट पे ज्यादा लोड आएगा, उस वजह से बच्चा ब्रेथलेस हो सकता है, उस वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जा सकता है और यही सब सिम्टम्स के साथ फिर बच्चा प्रेजेंट करता है। बिल्कुल, इसके सिम्टम्स जिस तरह से चूंकि आपने बताया और जैसे ही यदि शुरुआती लक्षण हमें पता चल जाते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से, क्या कोई घरेलू उपाय भी इसके लिए है?
नहीं, इसके लिए कोई घरेलू उपाय नहीं है। अगर ऐसे गंभीर सिम्टम्स हैं किसी भी बच्चे को किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे सांस ठीक से नहीं ले पाना, दूध नहीं पीना, सुस्त पड़ा रहना, तो ऐसे में तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल ही लाना है और किसी शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है। वैसे ठीक है सर, जिस तरह से चूंकि आपने सिम्टम्स तो बताए, लेकिन छोटे बच्चों में ही क्या ये होता है? क्योंकि आपने बताया कि आनुवांशिक बीमारी होती है, तो सिर्फ बच्चों में होता है और फिर होता है तो इसकी जांच किस तरह से की जाती है? क्या परिवार के जो माता पिता होते हैं, जो बच्चे पीड़ित हैं, उनके माता पिता की भी जांच की जाती है इससे? देखिए, इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें आधी जीन्स फादर से मिलती हैं और आधी जीन्स मदर से मिलती हैं। तो ऐसे में अगर मदर और फादर दोनों में ये डिफेक्टिव जीन है इस बीमारी की, तो उससे बच्चे में ये बीमारी हो सकती है। तो ये रहती जन्म जाती है जी। और इसके सिम्टम्स 6 महीने से आने लग जाते हैं। कई में थोड़ा सा लेट प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों में 6-7 महीने से इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। और ये अगर बीमारी है किसी को, तो वो फिर अनलेस डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लिया जाए उसका, ये हमेशा बीमारी रहती है और इसका लगातार इलाज जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो करना पड़ता है। सर, इसके जिस तरह से चूंकि ये लक्षण बताए जा रहे हैं, पेट में सूजन आती है या जो भी ब्लड की जब कमी हो जाती है, कहते हैं कि संक्रमण की तरह क्या ये फैलता भी है? जो अन्य बीमारियों में जिस तरह से रिएक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये फैलता भी है क्या? अगर फैलने से आपका मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलेगा, तो ऐसा नहीं फैलता है। ये बस माँ बाप से बच्चे को रहता है। ठीक है। और सूजन पेट में इसलिए आती है क्योंकि इस बीमारी में बेसिकली क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल जो सेल्स हैं खून के, वो ठीक से नहीं बनते हैं। और वो ठीक से नहीं बनते हैं तो जो तिल्ली रहती है, स्प्लीन जिसको कहते हैं, वो इन आरबीसीज को तोड़ते रहती है कंटिन्यूसली, और उस चक्कर में स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है, स्प्लीन बड़ी हो जाती है और उस वजह से पेट में सूजन आ जाती है। ठीक है, ठीक है सर। इसके बचाव के उपाय की यदि हम बात करें तो क्या कुछ वो उपाय होने चाहिए जिससे शुरुआती स्तर पर बचा जा सके, और फिर डॉक्टर से किस तरह से कंसल्ट किया जाना चाहिए? देखिए, बचाव का तरीका बस एक ही है। इसमें जेनेटिक काउंसलिंग होती है। अगर किसी की फैमिली में ऐसी बीमारी है जिसको खून टूटने वाली बीमारी कहते हैं, एक टाइप का हीमोलिटिक अनीमिया है ये, तो ऐसे में शादी से पहले दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, एक चेकअप होना चाहिए कि कहीं वो कैरियर है क्या दोनों इस बीमारी के। अगर वो दोनों कैरियर हैं इस बीमारी के, तो उनके बच्चे को ये बीमारी होने की संभावना है। तो इसलिए उनकी प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए अगर उनकी फैमिली में बीमारी की हिस्ट्री है तो। सर, ये बीमारी का यदि हम स्तर देखें तो चूंकि बीमारियां कोई भी बीमारी हो वो होती खतरनाक ही है, लेकिन एक हम देखते हैं कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं। लेकिन यदि हम इस बीमारी का जैसे तुरंत ही सिम्टम्स पता चलते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कब तक वो एक समय सीमा रहती है जब तक इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है? देखिए, इसमें जब सिम्टम्स आते हैं तो बच्चे को हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर डॉक्टर बच्चे को क्लिनिकली एग्जामिन करके उसकी जांचें करता है, और अगर जांचों में ये बीमारी पाई जाती है तो उस हिसाब से फिर आगे इसका इलाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में प्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे में उसको खून चढ़ाना पड़ता है, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग शुरुआत में हर 1-2 महीने में एक बार रहती है। तो लगभग और ये बढ़ते बढ़ते 3 से 4 हफ्ते में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत बच्चे को पड़ने लगती है। ये तो इस बीमारी का एक सपोर्टिव इलाज है कि जब तक खून टूट रहा है आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर बात करें, प्रॉपर इलाज की बात करें, तो ऐसे में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक इलाज है जो कि डोनर मैच करके करा जाता है। तो यूजुअली अगर कोई दूसरा बच्चा है फैमिली में, उसी का पेशेंट का भाई या बहन है कोई, जिसकी बोन मैरो मैच हो जाती है, और वो बच्चा अगर इस बीमारी से सफर नहीं कर रहा है,
तो उसकी बोन मैरो लेके इस बच्चे में जिसको थैलेसीमिया है उसमें ट्रांसप्लांट कर दी जाती है और इससे उस बच्चे को इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है सर, चूंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये बच्चों में ही होता है, तो क्या उस दौरान डाइट में भी कोई परिवर्तन किए जाते हैं यदि घरेलू स्तर पर देखे जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले तो फॉलो घरेलू नुस्खे ही किए जाते हैं, तो क्या डाइट में भी परिवर्तन की जरूरत है? देखिए किसी भी बीमारी के लिए जैसी जो डाइट फॉलो करते हैं वो रहती है न्यूट्रिशियस डाइट। प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट तो देना ही है। इसमें अगर बच्चा ज्यादा अनीमिक हो गया है तो वो चिड़चिड़ाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो ऐसे में फिर और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है बच्चे को। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से चूंकि कैंसर का मैं जिक्र कर रही थी, जब कीमोथेरेपी होती है तो वो एक डेंजरस प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन यदि हम बात करें थैलेसीमिया की, तो जब एक बच्चा इससे ग्रसित होता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट कितना पीड़ादायी होता है? क्या बहुत ज्यादा कठिन है इसका ट्रीटमेंट? देखिए हर महीने एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो ब्लड के लिए फिर आपको हर महीने डोनर ढूंढना है और ब्लड के लिए बच्चे को 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उसकी जांचें होती हैं, तो मुश्किल तो रहता है, आसान तो बिल्कुल नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने 3 महीने की बात है, ये लाइफ लॉन्ग रहता है। जब तक बच्चे को डोनर नहीं मिल जाए, बोन मैरो डोनर, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट नहीं हो पाए उसका, तब तक हर महीने ऑलमोस्ट ब्लड चढ़ाना पड़ता है बच्चे को, और वो बहुत मुश्किल एक चीज रहती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत पीड़ादायक रहती है। ठीक है, ठीक है सर, इसे एक सामान्य बीमारी की तरह यदि हम देखें या फिर ये बहुत रेयर केसेस में ही, कुछ रेयर बच्चों में ही होती है? अगर पेरेंट्स दोनों कैरियर हैं तो बच्चे में होने का चांस है, और कुछ एरियाज हैं वर्ल्ड में जहां पे बीमारी का प्रेवलेंस ज्यादा है। उन एरियाज में स्पेशली प्री मैरिज काउंसलिंग और प्री मैरिज टेस्टिंग जरूरी रहती है बिफोर दैट कपल डिसाइड्स टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है सर, चूंकि जिस तरह से चूंकि बार बार मैं कैंसर का जिक्र कर रही हूँ, उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो कोई ऐसे भी केसेस सामने आते हैं, आप लंबे वक्त से इलाज कर रहे हैं, कि डेथ भी हो जाती है क्या इस बीमारी के उससे? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हर महीने अगर ब्लड चढ़ाना पड़ता है तो उसकी वजह से आयरन ओवरलोड बहुत हो जाता है बॉडी में बच्चे के। तो जब आयरन ओवरलोड हो जाता है तो वो आयरन जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं बॉडी के, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, इस पे डिपॉजिट होने लगता है। इसके लिए आयरन कीलेशन थेरेपी देनी पड़ती है, जिससे वो एक्स्ट्रा आयरन जो है बॉडी में वो निकल जाए बॉडी से। लेकिन फिर भी लगातार अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाए, हर महीने दिया जाए, तो ये एक्सेस आयरन डिपोजिशन की दिक्कत होती है और इसी वजह से मौत भी हो सकती है बच्चे की। यूजुअली कॉम्प्लिकेशन जो इस बीमारी में होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आयरन एक्सेस डिपोजिशन हो गया है ऑर्गन्स में बॉडी के। ठीक है सर, किस उम्र वर्ग के बच्चों को ये सबसे ज्यादा बीमारी घेरती है? नहीं, उम्र तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जिनको है उनको जन्म से ही है। ऐसा नहीं है कि आगे किसी इन्फेक्शन से, आगे किसी वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो गई, ऐसा नहीं होता है। जिनको है उनको जन्म से ही ये बीमारी रहती है। ओके सर, जिस तरह से जो कि आपने बताया कि ठीक है, ये वैसे इन्फेक्शन के तौर पे तो नहीं इस फैलती है, लेकिन यदि हम देखें चूंकि ब्लड का मामला है, तो जब ब्लड में यदि देखें तो पूरे बॉडी में जब ये फैलता है तो क्या कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? देखिए, इसमें जब ब्लड की कमी होती है बॉडी में तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हार्ट को उसी पतले खून से ही पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो यूजुअली जो बच्चे 6-7 महीने की उम्र में प्रेजेंट करते हैं वो ओवरलोड ऑफ द हार्ट की वजह से ही प्रेजेंट करते हैं, वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में प्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हार्ट है उसका आकार बड़ा हो जाता है और वो ठीक से पंप नहीं कर पाता ब्लड। ठीक है सर, थैलेसीमिया डरने वाली बीमारी है, लोगों को इससे डरना चाहिए या इसका इलाज है बहुत संभव और बहुत आसान है? नहीं, इलाज संभव तो है लेकिन आसान नहीं है, बहुत गंभीर बीमारी है ये।
और इससे बच्चा भी बहुत परेशान रहता है, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली परेशान रहते ही हैं अगर बच्चे को ये बीमारी हो तो। इसलिए प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है इस बीमारी का। सर, आप नहीं हो सीनियर ये डॉक्टर बच्चे को तो हैं, चूंकि लंबे वक्त से इस बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यक्तिगत मैं जानना चाहूंगी, ऐसा कोई वाकया जो बहुत क्रिटिकल आपके लिए रहा हो, कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण केस आपके सामने आया हो? देखिए, चुनौती इसमें तो एक कॉमन जो डेली बेसिस पे डील करनी पड़ती है वो ये है कि इन बच्चों के लिए खून की अवेलेबिलिटी एक बड़ा विषय है। डोनर ढूंढना पड़ता है, हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है वहां पे वो ग्रुप का ब्लड अवेलेबल होना चाहिए, और हर महीने बच्चे को ब्लड लगना है तो हर महीने उस ब्लड की अवेलेबिलिटी और डोनर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, ये एक कांस्टेंट फाइट रहती है ये पेरेंट्स के लिए भी। और बच्चे को इससे स्कूल का लॉस होता है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, जब बच्चा एडमिट होगा उसको ब्लड चढ़ेगा, वो ठीक से पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पाएगा, उसका न्यूट्रिशन सफर करेगा। ये सब चुनौतियां हैं जो कि डेली बेसिस पे इन पेरेंट्स को और बच्चों को डील करनी पड़ती है। ठीक है सर, चूंकि ये जेनेटिक बीमारी है, लेकिन यदि हम देखें जैसे हम और आप जैसे लोग, यदि जो लोग अवेयर हैं वो इसकी शुरुआती सावधानियों को भी ध्यान में रख के यदि अपने लाइफस्टाइल में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या उसका भी फर्क पड़ेगा, या जेनेटिक बीमारी है, होना है या नहीं होना है, ये तय है? हाँ, अगर ये जीन्स में है किसी के तो ये होना तय है। कई बार ये माइनर फॉर्म में रहती है। इसमें क्या रहता है, थैलेसीमिया माइनर जिसको बोलते हैं, इसमें 2 जीन्स में से बच्चे की एक जीन्स डिफेक्टिव रहती है। तो ऐसे बच्चों में नॉर्मल आरबीसीज भी बनते हैं और एबनॉर्मल भी बनते हैं, लेकिन इन बच्चों की लाइफ नॉर्मल बच्चों जैसी रह सकती है। बस ये है कि लाइफ लॉन्ग इनको थोड़ा अनीमिया बना रहता है, और दिक्कत आगे इनको ये हो सकती है कि जब इन कैरियर्स के बच्चे होंगे और अगर दूसरे पार्टनर से भी ये डिफेक्टिव जीन मिल गई तो उनके बच्चों को फिर मेजर फॉर्म में बीमारी हो सकती है। ठीक है सर, जैसे रेड सेल्स का इसमें चूंकि मेजर रोल रहता है, जब हम कैंसर जैसी बीमारी को देखते हैं तो उसमें सेल्स लगातार बनती जाती हैं, उन्हें खत्म किया जाता है। ऐसे में क्या इसमें भी ऐसा होता है कि रेड सेल्स लगातार बनती जाती हैं, उनका निर्माण होता है, फैल रही होती हैं क्या वो? देखिए, बॉडी पूरी कोशिश करती है रेड सेल्स बनाने की, लेकिन ठीक से बना नहीं पाती क्योंकि बॉडी के पास वो मैकेनिज्म ठीक डेवलप नहीं है अच्छे रेड सेल्स बनाने का। तो बॉडी तो पूरी कोशिश करती है। इनफैक्ट इसमें बॉडी के जो बाकी बोन्स हैं जहाँ पे यूजुअली ब्लड नहीं बनता है, वो बोन्स भी कोशिश करती हैं ब्लड बनाने का, क्योंकि इन बच्चों में ब्लड इतना कम हो जाता है क्योंकि आरबीसी डायरेक्टली तोड़े जा रहे हैं स्प्लीन के द्वारा। तो अलग अलग हिस्से जो है बॉडी के वो आरबीसीज बनाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में दूसरे जो बॉडी के हिस्से हैं जैसे स्कल बोन्स हैं उनमें भी दिक्कत आना चालू हो जाती है। तो बॉडी चाहती है आरबीसीज बनाना, लेकिन ठीक से आरबीसीज बना नहीं पाती, और जो खराब आरबीसीज बनते हैं वो स्प्लीन तोड़ देता है, और ये विशेष साइकिल एक चलती रहती है। ठीक है सर, इस बीमारी का जड़ से समाधान, निदान है इसका? जड़ से खत्म की जा सकती है? अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, बोन मैरो डोनर मिल जाए तो उससे इसका इलाज संभव है। लेकिन बोन मैरो डोनर ढूंढना, मैच डोनर मिलना, ये एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। और उस बच्चे का मतलब पेशेंट का अगर कोई भाई या बहन है, सिबलिंग है, यूजुअली उससे मैचिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बिल्कुल कोशिश करी जा सकती है, और कई बच्चों को इस बीमारी से राहत मिली भी है ये इस टेक्निक के द्वारा। बिल्कुल सर, चूंकि टेक्निक की बात आपने की है, टेक्नोलॉजी तो इस समय लगातार निरंतर प्रगति कर रही है, लेकिन बात एक आम जनता के लिहाज से यदि सवाल पूछा जाए तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन सी बीमारी का इलाज कितना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज बहुत महंगा पड़ता है और लोग करवाना भी फिर पसंद नहीं करते हैं, गरीब तबके के लोग खास तौर पर। तो सर, इस बीमारी के बारे में यदि हम बात करें तो कैसा इसका इलाज होता है, कितना महंगा इलाज होता है, और ये कहाँ कहाँ पर संभव हो पाता है? देखिए, महंगा तो इसका इलाज है, लेकिन इसमें कई सोसाइटीज रहती हैं
थैलेसीमिया सोसाइटी जहाँ पे इन पेशेंट्स की हेल्प करी जाती है, ब्लड डोनर अवेलेबल किया जाता है। ब्लड जब देते हैं तो उसके लिए WBC फिल्टर्स जरूरी रहते हैं, तो वो प्रोवाइड करे जाते हैं बच्चे को। ठीक है सर, डॉक्टर्स को चूंकि भगवान का रूप कहा जाता है, ऐसे में यदि हम बात करें जागरूकता की, लोगों को अवेयर करना, सबसे पहले तो डॉक्टर की मेरे हिसाब से प्राथमिकता वो हो जाती है, हर किसी की प्राथमिकता है। तो क्या अवेयरनेस के लिए भी कोई शिविर अभियान चलाए जाते हैं? किस तरह से इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है? बिल्कुल, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई रहती है, तो पेरेंट्स को अवेयर किया जाता है कि ये बीमारी क्या है और इससे लड़ने के लिए पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, चूंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये छोटे बच्चों को होता है, तो मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि जब ये छोटे बच्चों को होता है तो उनके लक्षणों को समझना माता पिता के लिए कितना मुश्किल होता होगा? पेरेंट्स समझ पाते हैं कि ये शुरुआती लक्षण थैलेसीमिया के हैं किस तरह से? क्योंकि अमूमन बच्चे बीमार होते ही हैं, तो उनको कैसे नोटिस किया जाए, किस तरह से वो लक्षण पकड़ में आ पाए? हाँ, थैलेसीमिया का लक्षण है ये, जो बच्चे को सिम्टम्स हैं, ये जरूरी नहीं पेरेंट्स पहचान पाए। यूजुअली पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये होता है, उनके फर्स्ट बच्चों में जब ये सिम्टम्स आते हैं तो उनके लिए भी ये नई चीज रहती है, और अनलेस उनको पता हो कि ये खून टूटने वाली बीमारी उनकी फैमिली में रन करती है और उनके बच्चे को हो सकती है, अगर उनको ये नहीं पता हो तो ये सिम्टम्स पहचानना कि ये थैलेसीमिया के सिम्टम्स है, ये मुश्किल रहता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन फिर भी इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेके आते हैं, क्योंकि गंभीर सिम्टम्स होते हैं, सांस ठीक से नहीं ले पाना, दूध नहीं पीना, सुस्त पड़ जाना, बेहोश हो जाना, होठ नीले पड़ जाना। तो ऐसे में पेरेंट्स घबरा के तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लाते हैं। ठीक है सर, चूंकि एक आखिरी सवाल जाते जाते हमारे दर्शकों को एक कोई टिप्स आपकी ओर से जरूर देके जाइए कि थैलेसीमिया से यदि बचना है तो क्या अपनाया जाए, क्या किया जाए? जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर फैमिली में थैलेसीमिया या खून टूटने वाली दूसरी जो हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं उसकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे में प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए। और अगर ऐसा एक कपल है जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो ऐसे बच्चे का टेस्ट जब वो बच्चा माँ के पेट में है तभी होना चाहिए, ताकि आगे की तैयारी करी जा सके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए और तमाम उन सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और डॉक्टर नवल कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरह से लक्षण को पकड़ा जाए, किस तरह से इसका इलाज होता है, तमाम वो सारे सवाल जिनके जवाब डॉक्टर नवल कपूर ने दिए हैं। जहां थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और इसके लक्षण जैसे ही आपको पता चलते हैं तो उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। इसका कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से इसको लेकर उनसे जानकारी साझा करें और जो भी इलाज संभव हो तुरंत इसका इलाज कराया जाए। जहां थैलेसीमिया एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, जो खासतौर पर चूंकि जेनेटिक ये बीमारी है और बच्चों में खासकर होती है, तो ऐसे में जैसे ही आपको इस बीमारी के सिम्टम्स पता चलते हैं इसका इलाज तुरंत करें। और फिलहाल स्वराज सेहत में इतना ही। बनी रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।